We need to be more balanced, more careful, more responsible. जैसे अगर मुझे आज कोई फिजिकल दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, छी पी थू थू ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है. लेकिन अगर मैं एक मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाऊँ, वही चीज़ है, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ. तो उसमें कोई स्टिग्मा, कोई वीकनेस नहीं है. मेंटल हेल्थ को एक वीकनेस या एक पागलपन या एक साइको शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कैजुअली, वो सारी चीज़ें ना करें. मतलब हम उस स्टिग्मा को और बढ़ावा दे रहे हैं. तो डू यू थिंक कि ये अच्छे के लिए हो रहा है? क्योंकि बात करने से ये बात बनेगी. बिल्कुल. पहले क्या है, बच्चे सिकुड़ कर रह जाते थे. नाउ दे आर ट्राइंग टू ओपन अप. जी बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ बिग पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपनिंग. एक तो मतलब स्टडीज़ की गई हैं कि अगर हम स्क्रीन दिखा के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलती है. मतलब ये रिसर्च किया गया है. तो अब एक्सट्रीम गेमिंग एडिक्शन बोल लीजिए, इंटरनेट एडिक्शन बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें दे आर एट, अगर ऐसी चीज़ें हुई, चिल्ड्रन हैव अ हायर रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स. तो क्या हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए? उनको बस वो समय चाहिए, वो एक साइकोलॉजिकल स्पेस या वो एक जगह चाहिए कि मम्मी पापा हैं मेरी बात सुनने के लिए. उससे ज़्यादा बोझ एक बच्चे पे नहीं हो सकता कि मैं जो नहीं बन पाया, मुझे इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाया, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, सेकेंड ऑप्शन कोई है. सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को जो मर्जी वही करने दे रहे हैं, या कोई नियम नहीं है या कोई अनुशासन नहीं है, वो नहीं है. मतलब है वो, लेकिन हम दे रहे हैं वो फ्रीडम, हम दे रहे हैं उनको वो जगह बात करने के लिए. लेकिन हाँ, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम भी होना ज़रूरी है. एक तो ये कि एक जेनरेशनल जो डिफरेंस है वो जानना या वो मानना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली कि मैं अपने बच्चे की बात सुनूं. थर्डली जो बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दें कि बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है. और लास्टली ये है कि एक बैलेंस बनाए रखें. दोस्त बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए. कहते हैं पैदा होने से लेके 8 साल तक बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं. मतलब उनका दुनिया को देखने का नजरिया, सही गलत का फर्क और कई हद तक उनकी सोच भी इस उम्र तक फॉर्म हो चुकी होती है. फिर आता है 8 से 12 साल तक का सफर, जब बच्चा थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना, थोड़ा मैनिपुलेट करना सीख चुका होता है. और फिर टीनेज. अब टीनेज के बारे में आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत है. हम सब टीनेज से गुजर चुके हैं, क्योंकि टीनेज ऐसा समय है जब आप खुद के ही घर में खुद के ही बच्चों से खौफ में रहते हैं. अलग अलग एजेस पे बच्चे अलग अलग चेंजेस से गुजर रहे होते हैं. अगर पेरेंट्स बस ये समझ जाए कि बच्चों को किस एज पे कैसी हेल्प की ज़रूरत है, दोनों की लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है, सॉर्टेड हो जाती है. पेरेंट्स का बच्चों के अपब्रिंगिंग पर क्या असर होता है, आजकल बच्चों को कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप रिसेंटली पेरेंट बने हैं या पेरेंट बनने की सोच रहे हैं, ये एपिसोड आपको डेफिनेटली अंत तक देखना चाहिए. यू विल फाइंड दिस एक्सट्रीमली हेल्पफुल. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास डी गोयनका और आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेप. आज हमारे साथ हैं धृतिस्मिता बोरा जी. ये एक साइकोलॉजिस्ट है, डांस मूवमेंट्स के द्वारा थेरेपीज कराती हैं. शी इज परसुइंग PhD. आज हम इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है बच्चों और पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप. तो वेलकम टू द शो धृतिस्मिता. थैंक यू वेरी मच विकास जी, आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म के यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू. देखिए, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ एंड आई कैन नॉट वेट टू आस्क यू हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस. ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले व्हेनेवर ये फैमिली डायनामिक्स की बात आती है, तो वहाँ पर जब भी कोई डिस्कशन के बीच में ये मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी का जब भी जिक्र उठता है ना, तो एक बहुत ही नेगेटिव सा वाइब हो जाता है जनरल टर्म्स में. सो
आजकल ये साइकोलॉजिस्ट एक ये फैमिली डायनामिक्स के बीच में होना कितना ज़रूरी है, या हम जब भी बात करते हैं ना कि एक साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो, वो बहुत नेगेटिवली चला जाता है। तो आई जस्ट वांटेड यू टू थ्रो सम लाइट, ये एक्चुअली कैसे इसको हम लोग करें। जी, एक बात तो ये है कि जब भी साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के बारे में वो शब्द आता है तो पहला सवाल या पहला नज़रिया जो होता है लोगों का वो है माइंड रीडिंग। और जब भी मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ या साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोगों का यही इंस्टेंट यही रिएक्शन होता है कि ओ मतलब आपसे हम बहुत अब सोच समझ के आपसे बात करनी पड़ेगी या ध्यान देना पड़ेगा कि हम आपके सामने क्या बात कर रहे हैं, आप तो एनालिसिस करने बैठ जाएंगी। तो ये ऐसी नेगेटिव कुछ जो थॉट्स हैं या नेगेटिव थिंकिंग है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो है ज़रूर है, राइट। और जब हम फैमिली डायनामिक्स की बात करें, वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट की का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। जब हम आजकल के बच्चे या बच्चे इन जनरल हम जब बात करते हैं बच्चों की, तब बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, राइट। और मतलब इंस्टेंट रिएक्शन माँ बाप का होता है जनरली कि बच्चा है, उसकी परेशानी मतलब क्या ही बड़ी परेशानी होगी, मतलब उनकी उम्र में उनकी परेशानियाँ को मतलब मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। ये सोचा जाता है कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे के लिए उनकी उम्र के लिए वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और पेरेंट्स को ये जानना या मानना, ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि है बच्चा है और उसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ ऐसे बिहेवियरल सिम्टम्स, कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज़ जब डेली लाइफ को हैम्पर करते हैं एक बच्चों की, तो मैं सोचती हूँ कि वो नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। हो सके एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती हैं कि वो घर के प्रॉब्लम्स हों, जैसे बच्चे या घर में डिवोर्स है, सेपरेशन है पेरेंट्स में, कोई एक बहुत बड़ा ग्रीफ है, जैसे घर में दादा दादी गुज़र गए, नाना नानी गुज़र गए, या पेरेंट्स ही कोई गुज़र गया, तो एक बहुत बड़ा ग्रीफ और ट्रॉमा मिलता है बच्चे को, राइट। एक बहुत बड़ा चेंज होता है, जैसे रीलोकेशन, आज दिल्ली में है, बचपन से दिल्ली में गुजरा और फिर अचानक कोई और शहर चले गए, रीलोकेशन, राइट। वो मतलब डायरेक्टली हम शायद नहीं सोचते कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। सो बहुत ऐसा कुछ मेजर चेंज भी आए एक बच्चे की ज़िंदगी में, तो उस हालातों में अगर ऐसा हो कि डेली लाइफ हासिल हो रहा है, तो हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाना चाहिए। मैं फिर वही क्वेश्चन को और थोड़ा सा डीपली पूछूंगा, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना थोड़ा एक स्टिग्मा काइंड ऑफ अ थिंग समझा जाता है, जी बिकॉज यू आर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जी क्या सजेस्ट करेंगी आप, क्योंकि घर पे माँ बाप भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं। आज से फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को कुछ ऐसा कोई भी इश्यूज है और मैं आपके पास या किसी और के पास जाना चाहता हूँ, इफ़ आई आस्क दिस थिंग टू माई मॉम डैड, और इन दैट मैटर मैं अपने दादा दादी को पूछता हूँ, तो वो स्ट्रेट अवे मुझे बोले पागल हो गया क्या, ऐसा क्यों करने की सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज का जो ये फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कल को ऐसा कुछ होता तो हमें जाना चाहिए जी। तो हाउ टू डील विद दोज पेरेंट्स, एंड आज मैं सपोजिंगली, मेरे तो मॉम डैड नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये इश्यूज आते होंगे, तो पेरेंट्स को अपने मॉम डैड को कैसे टैकल करना चाहिए, दादा दादी को क्या बोल के कि भाई ये कोई गलत नहीं है जी। तो व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन दैट, कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक जेनरेशनल डिफरेंस है, राइट। हमारे दादा दादी नाना नानी वर्सेस हमारे माता पिता और हमारा जनरेशन, तो एक जनरेशन गैप है, तो ऑब्वियसली समझने में, चीज़ों को समझने में मुश्किलें हैं एक जनरेशन से अनदर, राइट। दादा दादी हमारी बात नहीं समझते, हम दादा दादी की बात नहीं समझते। तो हाँ, एक तो ये कि अगर ऐसा बात हो तो माँ बाप को, अपने माँ बाप से अगर बात करनी हो कि हम अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल के पास ले जाना चाहिए, तो हाँ, समझाना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को एक वीकनेस या एक पागलपन या एक साइको
शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कैजुअली, करेक्ट। वो सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं मतलब हम उस स्टिग्मा को और बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। उस बारे में और बात करें, समझाएं कि जैसे अगर मुझे आज कोई फ़िज़िकल दिक्कत है, आज अगर मुझे बहुत दिनों से बुखार है तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाऊंगी। उस वहाँ पे तो कोई नहीं बोलता कि बुखार है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा 2 दिन में, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, छी छी पी पी थू थू, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। लेकिन अगर मैं एक मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाऊँ, वही चीज़ है, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ माई मेंटल हेल्थ, तो उसमें कोई स्टिग्मा, कोई वीकनेस नहीं है उसमें, और बिल्कुल जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू हमें और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सही एग्जांपल आपने दिया। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्जा नहीं है, जी। बट अगर थोड़ा सा थिंकिंग में या इधर उधर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मेंटल हेल्थ के पास जाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्यों जाए, ये साइको हो गया। पेरेंट्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं बच्चों में। जी। व्हाट डू यू थिंक, बच्चों के जब हम बड़े हुए हम्म, तो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल केस सिनेरियो हो सकता है हम्म, कि आई नेवर हैड प्रॉब्लम्स विद पेरेंट्स, बट ये जो करंट टाइम है, डू यू थिंक बच्चों में पेरेंट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं? क्योंकि अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, मेरे बच्चों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपका इस बारे में क्या कैलकुलेशन है या क्या साइंस है इसके पीछे? देखिए, ये जो डिफरेंस है, शायद जो जनरेशनल डिफरेंस है वो पहले भी था और वो आज भी है। फ़र्क ये है कि पहले हम इसके बारे में बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे और मेरे माँ बाप के बीच कोई फ़र्क थॉट में या उसमें नहीं था, ऑफ कोर्स था, लेकिन शायद हम बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, हम बोलते हैं दैट इश्यूज़ आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ये है वो है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे अवेयरनेस होने लगी है इसके बारे में कि हाँ फ़र्क है और डिफरेंसेस हैं, जिसके वजह से चीज़ें अब बाहर निकल के आ रही हैं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग अवेयर कि एक डिफरेंसेस हो रही हैं। पहले बस फ़र्क ये था कि पहले लोग बात नहीं करते थे इन डिफरेंसेस के बारे में, मतलब माँ बाप जो भी बोले हम वही मानते थे, चुपचाप सुन लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे दे आर ट्राइंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बहुत एक्सपोजर है आजकल के बच्चों को, सो करके वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, टू क्वेश्चन अथॉरिटी, माँ बाप, हम क्यों करें, कैसे करें, ये करके। तो इसलिए थोड़े से डिफरेंसेस अब हो रहे हैं, और जिसके वजह से डिफरेंसेस में जो वो डिस्कम्फर्ट अब हो रहा है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, और बात करने की जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप के ऊपर है। ओके, तो क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही हो रहा है? पहले जो है बच्चे अपने माँ बाप से कोई भी डिफरेंसेस के बारे में बात ही नहीं करते थे, जी बट आज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर एंड ऑल दिस थिंग्स वो थोड़ा सा खुलने लगे हैं। जी, तो डू यू थिंक कि ये अच्छे के लिए हो रहा है? क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। बिल्कुल। पहले क्या है, बच्चे सिकुड़ कर रह जाते थे, नाउ दे आर ट्राइंग टू ओपन अप। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ बिग पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपनिंग। बिल्कुल। तो जैसे जनरली क्या देखा जाता है, बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स के साथ ही डिस्कस किया, वहीं से सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, ना कि अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे बातचीत करके। जी। क्योंकि हमेशा से ये होता है कि बच्चे जो हैं, आई मीन पेरेंट्स जो है बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते हैं। तो एज पेरेंट्स, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स के मन में ये बात होती है कि मैं अपने बच्चों का दोस्त बनूं या मैं एक ऑथोरिटिव फिगर ही रहूं, एक लिमिट बरकरार रखूं या नहीं रखूं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जी। बिकॉज आज मैं दोस्त बन जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल 4 साल बाद जाके मैं उसको चेंज कर सकूंगा। वट एवर आई हैव टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ माई किड्स, वो मुझे आज से एक कंसिस्टेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ही क्रिएट करनी पड़ेगी। जी। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें कि एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहिए या एक ऑथोरिटी वाला, ऐसा कर ये कर, यहाँ तक रखना चाहिए? जी, सो यहाँ पहली बात तो मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगी, जो है इमोशनल सेफ्टी, राइट, भावनात्मक सुरक्षा जो हम बोलते हैं हिंदी में। इमोशनल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
मतलब जब हमारे पास एक बच्चा आए, माँ बाप के पास एक बच्चा आए अपने कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बच्चे को सुने, उसको कोई रिस्पॉन्ड देने के लिए ना सुने, कोई रिएक्शन देने के लिए ना सुने, एडवाइस देने के लिए ना सुने, लेकिन सिर्फ सुने। क्योंकि अगर बच्चा आपके पास आता है और कुछ अपनी भावनाएं शेयर करता है, कुछ करता है, और आप एडवाइस देने लग जाएं उस बात को लेके, तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब अरे यार, मम्मी पापा तो सिर्फ एडवाइस ही देते रहते, मेरी बात तो सुने ही नहीं, उनको तो वैलिडेशन ही नहीं मिला। उनको बस वो समय चाहिए, वो एक साइकोलॉजिकल स्पेस या वो एक जगह चाहिए कि मम्मी पापा हैं मेरी बात सुनने के लिए। और वो बात तभी हो सकती है जब हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, टाइम स्पेंड करें, राइट। और एक जैसे क्या बोलते हैं, एक टाइम टेबल सा शायद बना ले, या एक थोड़ी जगह बना ले कि हम जब डिनर टेबल पे रात को सब साथ बैठते हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम शाम को एक वॉक लेते हैं, हम बातें कर रहे हैं, आज दिन कैसा गया, यहाँ क्या हुआ, वो क्या हुआ, उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ, दिलचस्पी लें अपनी बच्चों के ज़िंदगी में, राइट। वो क्यूरोसिटी जगाए कि हो क्या रहा है, मतलब वो फील क्या कर रहा है, राइट। सुने उस क्यूरियोसिटी के साथ। सेकेंडली, आपने जो वो बात कही, दोस्त बने या अथॉरिटी बने, तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस बना के चलें, क्योंकि दोस्त उसको ये मेरा मानना है कि उसको और एक दोस्त की ज़रूरत नहीं है, राइट। दोस्त अपनी जगह है और एक पेरेंट अपनी जगह है। दोस्ती होनी चाहिए, एक पेरेंट और एक बच्चे के जो संबंध है, दोस्ती होनी चाहिए, दोस्त नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम पेरेंट्स के पास एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पूरे जीवन के विकास के लिए। एक दोस्त वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बहुत सख्त बनते हैं, बहुत सख्त, बहुत कंट्रोलिंग, मतलब सब कुछ चेक कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या नहीं, सब कुछ मतलब बहुत बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तब जाके उल्टा पड़ सकता है वो चीज़। धीरे धीरे करके फिर बच्चे आपसे वो शेयर ही करना बंद कर देंगे। Correct. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, तो इट्स कॉल्ड हाई वार्मथ एंड हाई सिस्टम्स। तो बेसिकली प्यार भी है, बहुत प्यार भी आप दे रहे हैं, प्यार से बच्चों को परवरिश चल रही है, लेकिन उस पर एक सिस्टम है, उसमें एक डिसिप्लिन है, क्योंकि अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है चाइल्डहुड में अपने बच्चे के लिए। आपने अभी अभी बोला पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, वॉक साथ में हो, डिनर साथ में हो, जी। बट विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है और कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, I'll again come back to my profession only. 15-20 days I am not in Guwahati. I am traveling here there. बड़े शहरों में ट्रैवल टाइम 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। अगर हम छोटी सिटी में, टाउन में रहते हैं, देन स्टिल इट इज़ पॉसिबल। जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे भी जा रहे हैं, 9 to 6 कर रहे हैं, तो भी जाने में 10-15 मिनट, आधा घंटा लगा, आने में इतना ही समय लगा। जी। करंट सिनेरियो में विद दिस फास्ट मूविंग लाइफ, बड़े शहरों में जी। कैसे ये सब पॉसिबल हो, उनके लिए क्या टिप्स है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। फास्ट पेस लाइफ के साथ, ऑफ कोर्स फास्ट पेस लाइफ तो है, अगेन प्रायोरिटी की बात है कि हाँ काम है, मतलब इट्स ब्रेड एंड बटर, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन ये भी है कि क्या, सवाल ये है कि क्या मैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं, उन 24 घंटों में क्या मेरे पास वो 15 मिनट 20 मिनट मैं निकाल सकता हूँ अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए? क्योंकि बच्चा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने माँ बाप का वो समय चाहिए, जो प्रेजेंस जो बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड सब बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं, राइट। लेकिन वो सवाल आप ही को करना चाहिए कि क्या मैं उन 24 घंटों में, राइट, जब मैं गुवाहाटी में नहीं रहता, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं हूँ गुवाहाटी में, जब मैं घर पे हूँ अपने बच्चों के साथ, क्या मैं वो 15-20 आधा घंटा अपने बच्चे के लिए निकाल सकता हूँ?
जैसे आपने मुझे बोला वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वेरी नाइस आंसर, इट इज़ इनसाइड मी ओनली। जी। मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा कोई भी चीज़ से मैं डिटैच होके हम्म, आई कैन मैनेज दैट टाइम जी। टू शेयर दैट टाइम विथ माई किड्स। वेरी Absolutely. राइटली सेड। व्हेन इट कम्स टू इंडियन पेरेंटिंग, हम इंडिया में रहते हैं। अब इंडियन पेरेंटिंग में प्राइवेसी बहुत होती है, हम्म, और आजकल क्योंकि इतना इंटरनेट का एक्सपोजर है, भाई बच्चे मोबाइल से और टीवी से एंड बाहर के शोज़ भी देखते हैं, वो सब देख के उनको एक ये एक क्रिएट हो जाता है। जी। तो जब बच्चों को इस टाइप का एक्सपोजर होता है हम्म, और वो सेम चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, हम्म। पेरेंट्स को उस समय क्या करना चाहिए? आप क्या बोलना चाहेंगे इस समय? ये गैप कैसे मेंटेन किया जाए? जी, फ्रीडम और प्रिवेसी। बिल्कुल। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा बच्चा होता है, जब छोटे होते हैं, तब वो माँ बाप पे निर्भर होते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक स्टेज आता है एडोलेसेंस, टीनेजर, राइट। उसमें आती है वो अपना परिचय खुद बना रहे होते हैं, उनको वो फ्रीडम चाहिए, उनको वो प्रिवेसी चाहिए, वो ज़रूरत है, और वो एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जब एडोलेसेंट बच्चा जब वो प्रिवेसी चाहता है, तो पेरेंट्स आमतौर पे सोचने लगते हैं मतलब दूरी हो रही है, बदतमीज़ हो रहा है, बातें नहीं सुन रहा है। वैसी बात नहीं है, मतलब उसको भी उस जगह की थोड़ी ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स मतलब अचानक से फ्रीडम या अचानक से प्रिवेसी देने से अच्छा है कि पेरेंट्स ये समझे कि धीरे 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 करके मतलब उनको वो अपने फ़ैसले बनाने का जो वो फ्रीडम है वो दें। पहले मतलब सेफ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मुझे अपने बच्चों को बहुत डार्क कलर्स मैं पहनाती हूँ। अब जब वो अपना टेस्ट जब डेवलप हुआ, उसे थोड़े लाइट कलर्स पहनना पसंद हो गए, तो लेट देम वेयर, जो उनको पसंद है वो पहनना दे। अगर मैं उससे ज़्यादा इंडल्जेंट करूँ कि नहीं तुम पे तो वो अच्छा नहीं लगता, तुम पे तो वही अच्छा लग रहा था, तब मैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो मैं हैम्पर कर रही हूँ। और धीरे धीरे उसको ये लगने लगता है, अरे मम्मी पापा तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हैं। मतलब वो सेल्फ इस्टीम हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, वो लो हो जाता है। और फिर वो बड़े बन के अपने फ़ैसला खुद लेने में वो झिझकते हैं, मैं सही है गलत है। अब बड़े होके मतलब वो चॉइसेस, मतलब इट विल बी लाइक कि लाइट कलर पहनूं, अरे मम्मी तो बोली थी अच्छा नहीं लगता, या डार्क कलर्स पहनूं। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा वो जो डिस्टेंस है, जो सीमा है, वो बच्चों का समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स नॉक करके आए, दरवाज़ा नॉक करके आए। पेरेंट्स आर लाइक मतलब इतना क्या अंदर क्या कर रहे हो, मतलब नॉक अपने ही घर में मैं नॉक करके क्यों घुसूँ? अरे चाहता है बच्चा आप नॉक करके घुसो, क्या दिक्कत है नॉक करने में? छोटी सी बात है। सो अगर बच्चा आपको ऐसा कुछ थोड़ा स्पेस मांग रहा है, धीरे धीरे स्पेस दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत हेल्दी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट और स्पेस का एक भाग है। ये मेरे ख्याल से उस रीज़न से भी हो सकता है क्योंकि हम भी बड़े हुए हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, हमारे रूम में तो कभी किसी से ने नॉक नहीं किया जी। तो भाई एक ये सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो यही सही था, तो अब सामने भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सही। ये वेरी राइटली सेट कि ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताइए एक्सपोजर से रिलेटेड, बच्चों को, छोटे बच्चों को 2-3 साल वाले, मोबाइल का कितना एक्सेस देना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि मोबाइल का एक्सेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, देन आगे बढ़ के हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। बट आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल का एक्सेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी मोबाइल से रिलेटेड मेरे पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, आई आस्क वन बाय वन। अगर आप 2-3 साल बच्चे की बात कहें तो मेरा आंसर है बिग नो, NO इन कैपिटल लेटर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्क्रीन टाइम 2-3 साल के बच्चों के लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो एक
इजी वे आउट है एक पेरेंट के लिए, क्योंकि सब व्यस्त हैं और आप बच्चों को कैसे व्यस्त करके रखेंगे, फ़ोन दे दिया, राइट। और बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने बोला बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो लेकिन 2-3 साल के बच्चे की स्क्रीन टाइम अगर मैं कहूँ, बहुत सारे तरीके हैं माँ बाप के लिए, मतलब कैसे समय को वो बिताएं, लेकिन स्क्रीन टाइम जो है वो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी। जनरली जो देखा गया है पेरेंट्स अपने बच्चों को खिलाने के लिए स्पेसिफिकली, आप देखिए जब भी आप कहीं बाहर, भाई हम किसी के घर के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते, बट व्हेन आई ट्रैवल तो जी। आई सी लॉट ऑफ डैड्स, मोबाइल पकड़ के रखा है, माएँ खाना खिला रही हैं। तो डू यू थिंक ये सही है बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना खिलाना? बिकॉज ये नाम नहीं लेते हुए मेरे आसपास ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपना बोलने जाऊँ जी। तो आई हैव बीन लकी इनफ एंड स्ट्रिक्ट इनफ, आई हैव नेवर अलाउड माई वाइफ कि बच्चों को ये फ़ोन दिखा के और खाना खिलाना। इसके कारण बहुत जी। सारे तू मैं भी हुई, एंड बट फाइनली थैंक्स टू गॉड ये मैंने तो नहीं किया, जी। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं जो हम जनरली देखते हैं। दिस इज़ ए जी। जनरल थिंग। सो डू यू थिंक दिस इज सही? मतलब उनको दिखा के खिलाओ, बाद में आदत छूट जाएगी, जी। आपको क्या लगता है? एक तो मतलब स्टडीज़ की गई हैं कि अगर हम स्क्रीन दिखा के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, मतलब ये रिसर्च किया गया है। हालांकि वो चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट है बीइंग माइंडफुल, लेकिन खाने पे ध्यान दे के नहीं खा रहे हैं, उनका ध्यान स्क्रीन पे है। तो जो मतलब न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उनको, वो उनको नहीं मिलता है, राइट। और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों पर। और मैं समझ सकती हूँ कि आजकल हम बहुत व्यस्त हैं और बच्चे को बिज़ी कराने के लिए हम एक स्क्रीन दे देते हैं, मैं वो समझ सकती हूँ। लेकिन एक कॉन्शियस पेरेंट होने के नाते मेरा ये मानना है कि मैं स्क्रीन टाइम ना देके मैं कैसे अपने बच्चे को और क्या करा सकती हूँ, राइट। नंबर 1। नंबर 2, मैं जो करूँगी मेरा बच्चा भी वही करेगा। इट्स कॉल्ड मंकी सी मंकी डू, राइट। अगर मैं पढ़ रही हूँ मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, अगर मैं स्क्रीन टाइम पे हूँ मेरा बच्चा भी वही करेगा। सो हाँ, बहुत उम्मीद है बच्चों से कि ओ स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा डा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप उसको क्या एक्सपोजर दे रहे हैं और प्लस आप ख़ुद क्या कर रहे हैं, सो कॉन्शियस पेरेंटिंग। आई कैन अंडरस्टैंड हम सब बिज़ी हैं और स्क्रीन टाइम इजी बना देता है। चलो बच्चे को खिला भी दिया, स्क्रीन टाइम है, खिला रहे हैं, अपना काम भी चल रहा है। एयरपोर्ट में ऐसा कुछ हो रहा है, शांत है, रो नहीं रहा, एटलीस्ट शांत है, लेकिन बच्चे को और भी तरीके हैं, कि खुद के पास, मतलब माँ बाप खुद जब टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, बात कर लिया, थोड़ा एयरपोर्ट में घुमा लिया, चीज़ें दिखा दी, 100 चीज़ें हैं दिखाने के लिए। मतलब जो सेंसेशन जो आप बच्चों को दे रहे हैं वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। इसी को आगे लेके जाते हुए अभी डू यू थिंक, एक तो स्क्रीन टाइम तो है ही, प्लस वो क्या देख रहे हैं। मैं अगेन मेरा ही एग्जांपल दूंगा। मेरा बेटा अभी 3 साल का होने वाला है। मोबाइल तो हमने नहीं ये किया, बट ही यूज्ड टू वॉच कार्टून्स टीवी पर। वो भी अभी मैंने 6 महीने पहले एक दिन थोड़ा तांडव करके उसको भी बंद कराया है। क्यों कराया मैं बताता हूँ आपको, कि वो टीवी पे ना कोई ऐसा कार्टून देखता था, वो डिशुम डिशुम टाइप का करने वाला, एंड ही स्टार्टेड इमिटेटिंग दैट। अब वो अपनी सिस्टर के ऊपर डिशुम डिशुम कर, उसको तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं जी। वो मम्मा से डिशुम डिशुम कर रहे हैं, हाउस हेल्प से डिशुम डिशुम कर रहे हैं। तो मैंने तो क्या किया, मैंने टीवी ही बंद कर दिया। अब हमारे घर में टीवी नहीं चलता है, 2 टीवी है, वो बस शो के लिए है। तो डू यू ऑल्सो थिंक कि हम लोगों को, अगर हम भाई डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं उस पर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट कैच रखना ज़रूरी है। आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो
बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमारे बच्चे ऑनलाइन जाके क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? फ़ोन हो मतलब स्पेशली फ़ोन्स आजकल मैं बात करूँ, इट्स लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, राइट? और फ़ोन खुद एक गलत चीज़ नहीं है, राइट? और फ़ोन के ज़रिए मतलब स्पेशली इंडिया में ऐसा हो रहा है कि हमें स्कूल के लिए या ऑनलाइन कोचिंग के लिए या ट्यूशन क्लासेस के प्रिपरेशन के लिए या कुछ भी के लिए फ़ोन चाहिए। आई गेट इट, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मेरा बच्चा जो फ़ोन पे है वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो देखना, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा है, अभी भी चीज़ें लाइक ब्रेन में वो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं और मतलब सही गलत का वो नहीं कर सकते फ़र्क, राइट? तो कीपिंग इन माइंड दैट हम ये कंटेंट चेक कर रहे हैं, एंड सेकेंडली अगर हम फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को तो फिर ये भी समझना ज़रूरी है कि कुछ रूल्स हों, राइट? रूल्स जैसे स्क्रीन टाइम सेट होना कि तुम दिन में 1 घंटा फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? 1 घंटा से ज़्यादा स्क्रीन बंद। सेकेंडली जैसे हम डूम स्क्रोलिंग जिसे बोलते हैं, राइट? अगर रात को बेडरूम में नो फ़ोन्स अलाउड, एक टाइम के बाद बेडरूम्स में नो फ़ोन्स अलाउड। ऐसे रूल्स अगर पेरेंट सेट करें तो फिर जो बाद में जो प्रॉब्लम्स या बाद में जो समस्याएं आती हैं उन चीज़ों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा, जी गाज़ियाबाद में कोई 3 अंडर एज बच्चियों ने जी सुसाइड किया, कुछ कोरियन कुछ गेम वगैरह कुछ देखते हुए, और उनके सुसाइड नोट पर यही लिखा हुआ था कि भाई हमारे पिताजी हमको फ़ोन यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को ये कोरियन ये सब करने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे हालातों में, क्योंकि अब बच्चा फ़ोन ले जाकर वो क्या देख रहा है इतना कंट्रोल कर पाना भी बहुत टफ है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा हुआ होगा कि वो इस लेवल तक पहुंच गए कि दे अटेम्प्टेड दिस सुसाइड काइंड ऑफ अ थिंग? जी छोटे छोटे बच्चे, क्या आपसे ये इसलिए क्योंकि ये आपका पूरा बैकग्राउंड है, आप लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, व्हाट डू यू थिंक क्या किस लेवल पे ये चीज़ गई होगी कि बच्चों को दे टुक सच अ ह्यूज नेगेटिव स्टेप? जी जी तो उस केस में ऐसा हुआ था कि इट वाज एन एक्सट्रीम केस ऑफ गेमिंग एडिक्शन, ओके, राइट? ऑफ द कोरियन कल्चर, के पॉप या जो भी उनका कल्चर है उनका वो एक्सट्रीम एडिक्शन हो गया। तो अब एक्सट्रीम गेमिंग एडिक्शन बोल लीजिए, इंटरनेट एडिक्शन बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें दे आर एट, अगर ऐसी चीज़ें हुई, चिल्ड्रन हैव अ हायर रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स, और ऐसा रिसर्च में देखा गया है। और गाज़ियाबाद के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ अनफॉर्चुनेटली। और मैं वही बात कर रही हूँ, मतलब हम एडिक्शन तक होने का क्या इंतज़ार कर रहे हैं या क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी हम अपने बच्चे को देते हैं, उसमें मतलब अगर हम दे रहे हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी भी समझें और बच्चों को भी वो ज़िम्मेदारी समझाएं कि मेरी तो ज़िम्मेदारी है ही एज अ पेरेंट टुवर्ड्स माई चाइल्ड, लेकिन बच्चे की भी ज़िम्मेदारी है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। तो वो सारी चीज़ें अगर हम डे 1 से ही वो समझें, एक तो मतलब मेरा ये मानना है कि समवन एज यंग एज 9 साल का बच्चा या 12 साल के बच्चे की फ़ोन की ज़रूरत ही क्या है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ्टी, कोई ट्यूशन जा रहा है, सेफ्टी के लिए चाहिए, तो आप एक बेसिक कॉल करने के लिए एक फ़ोन दीजिए, मतलब स्मार्टफोन देने की क्या ज़रूरत है, राइट? सो कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम स्टेप्स लें तो शायद कल ऐसे कोई गाज़ियाबाद जैसा इंसिडेंट फिर ना हो। तो यू मीन टू से कि ये जो फ़ोन का व्यूइंग है, इट ग्रू टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एडिक्शन, एक्सट्रीम एडिक्शन। एक्सट्रीम एडिक्शन, तब जाकर ये
ऐसा दे हैव टेकन दिस टाइम. Yeah, and because they are in the formative years, तो उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, असली क्या है और मतलब फिक्शन क्या है, और जो दुनिया वो लोग गेमिंग के दुनिया में देखते हैं वही सच मानने लगते हैं, वही अपनी दुनिया मानने लगते हैं, और गेमिंग की दुनिया के दोस्तों को अपना दोस्त मानने लगते हैं, और वो फ़र्क नहीं कर पाते. कमिंग अगेन टू डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन. बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जी ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं. जी हम चाहते हैं भाई वो हमारे साथ ज़्यादा समय बिताए. ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है. जी. तो क्या उनको फोर्सफुली अपने पास बैठाना चाहिए? क्योंकि देखो ये डर भी रहता है. जी. बिकॉज अगेन हम अगर अपना केस ले, हम भी बच्चे रहे, हमारे भी अच्छे फ्रेंड्स भी थे, हमारे भी बुरे फ्रेंड्स भी थे. हम सभी को पता है उस फ्रेंड ने हमें ये सिखलाया था, उस फ्रेंड ने हमें वो सिखलाया था. तो यही पॉजिटिव फियर जो है वो अपने बच्चों के साथ भी रहता है. जी. बच्चे का बिगड़ना एक छोटा सा ये है कि अगर वो गलत संगत में कहीं चला गया, बट हाउ टू मेक आउट. हम्म. तो आज हर एक पेरेंट ये सोचते कि मैंने मैं फोर्सफुली उसको ला के नहीं यहीं रहो, ज़्यादा यारी दोस्ती मत करो. आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, यहाँ एक क्या बोलते हैं, एक मॉनिटरिंग की तो डेफिनेटली एक ज़रूरत है कि मेरा बच्चा अगर आज से ट्यूशन के लिए बोल रहा है कि मैं ट्यूशन, मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, क्या वो सच में ट्यूशन जा रहा है? यू नो, कीप अ टैप, कीप दैट मॉनिटर कि वो अगर दोस्त भी है तो किस किस्म के दोस्त हैं, तो उस दोस्त के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर ले एंड कीप इन टच कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. थोड़ा एक हल्का एक मॉनिटर होना थोड़ा ज़रूरी है एक हद तक. ऐसा नहीं है कि ऑब्सेसिव हो जाए उस बात के पीछे. और देखिए, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो बच्चा शायद अपने दोस्त के साथ ही शेयर कर सकता है, शायद, राइट. वो चीज़ शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पाए. और बच्चा, अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ शेयर करे, जो बहुत ज़रूरी है, राइट, कि बच्चे अपनी भावनाओं के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे. अगेन, वो जो इमोशनल सेफ्टी वाली मैंने बात कही थी, वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो कुछ चीज़ें मतलब किसी मुश्किलों से गुज़र रहा है, अगर वो आपके साथ नहीं शेयर कर रहा है और आप ये बोल रहे हैं कि चलो चलो हमारे साथ बैठो, लिविंग रूम में बैठो, कुछ बैठो, यहीं बैठो, टीवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इधर उधर जाने की, हमारे साथ बैठो. लेकिन वो जो उसकी परेशानी है वो तो सॉल्व नहीं हुई. वो जो उसकी जो भावनाएं हैं जो हैं, वो तो कोई सल्यूशन ही नहीं निकला, वो तो वैसे ही रह गई. और अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो बच्चा फिर तो डरेगा ना हमसे चीज़ें शेयर करने के लिए. सोचेगा कि मम्मी तो शायद जज करेंगी या क्या ही सोचेंगी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो अगर फ्रेंड या किसी के साथ थोड़ा मॉनिटर करें कि बच्चा है किसके साथ, क्या कर रहा है, किस किस्म के दोस्त हैं उसके. और मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें, तो वो स्पेस भी आपको खुद ही को बनानी होगी. और मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो चीज़ आप ही से शुरुआत होगी. और मतलब फोर्सफुली तो बच्चे को कभी कुछ, मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि फोर्स करके हम बच्चे को बिठाएं. मतलब वी नीड टू बी मोर बैलेंस्ड, मोर केयरफुल, मोर रेस्पॉन्सिबल. पहले जैसा होता था, बस बच्चे बड़े हो जाते थे, वो बात अब शायद लागू ना हो. क्योंकि आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर ओनली, ये सारा इंटरनेट इतना, सोशल मीडिया इतना, पहले ये सब कुछ था ही नहीं, सिर्फ टीवी था जी. जो भी हमारे टाइम पे तो बस वो दूरदर्शन ही आता था. और बहुत, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तभी आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, वो जो केबल टीवी है वो सोनी टेलीविज़न शुरू हुआ था 8 से 10 या 6 से 8, ऐसा 2 घंटे के लिए शुरू, जी टीवी एंड ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s एंड ऑल. तो देखिए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया. हर डैड या मॉम, पिताजी चाहता है मेरा बेटा शाहरुख खान बन जाए, मेरा बेटा अब्दुल कलाम बन जाए, मेरा बेटा नरेंद्र मोदी बन जाए.
और ये नेचुरल भी है कि भाई आई विल ऑलवेज वांट कि मेरा बच्चा जो है बेस्ट स्कूल में जाए या बेस्ट कॉलेज में जाए, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो। जी क्या इस कंपटीशन के चक्कर में हमने अपने मतलब बच्चों की जो मुस्कुराहट है, जो उनकी मासूमियत है, उसको क्या हम निचोड़ नहीं दे रहे हैं, या फिर ये उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है? आप जी। समझ रहे हैं मैं क्या पूछना जी, चाह जी, रहा हूँ? जी, जी, कि आज मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा जो है, मेरा बॉय या गर्ल जो भी है, बेस्ट स्कूल में जाए, बेस्ट टीचर से पढ़े, जी इग्नोरिंग द फैक्ट दैट कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी उसको पता ही क्या है कि वो क्या चाह रहा है। तो आई विल ऑलवेज वांट कि भाई वो बेस्ट से बेस्ट करे, या जो मैंने नहीं किया वो तो उसको होना ही चाहिए। जी जी तो क्या हम हमारे हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए इन सच when such kind of question या such kind of scenario arises, what should be our approach? सो फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्चुअली थ्रो लाइट ऑन कि हो क्या रहा है आजकल। हो ऐसा रहा है कि बच्चों के जो कैलेंडर्स हैं वो ऐसे कॉर्पोरेट कैलेंडर्स जैसे बन गए हैं कि सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के बाद कोचिंग और ट्यूशन और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना, और मतलब कैलेंडर मतलब शायद मुझसे ज़्यादा व्यस्त हैं आजकल बच्चे, राइट। मैं समझ सकती हूँ माँ बाप की उम्मीद, मैं समझ सकती हूँ, और यही है ख़ास तौर पे इंडिया में कि एजुकेशन से ही बच्चों को सफलता मिल सकती है, पढ़ाई में अच्छा होना ही पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं, राइट। वैसा एक सोच है अभी भी, जिसके वजह से बहुत एकेडमिक प्रेशर होता है। और सेकेंडली जैसे कि आपने कहा, बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि उनके सपने जो अधूरे रह गए वो बच्चों के ज़रिए वो पूरे हों, राइट। कार्ल यूंग ने एक बात कही थी दैट द ग्रेटेस्ट बर्डन अ चाइल्ड कैन हैव इज़ द अनफुलफिल्ड लाइफ ऑफ अ पेरेंट, राइट। उससे ज़्यादा बोझ एक बच्चे पे नहीं हो सकता कि मैं जो नहीं बन पाया, मुझे इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाया, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं, राइट। इससे ज़्यादा एक मिनट मैं यहाँ आपको रोकूंगा प्लीज़। ये आपने बहुत भारी बात बोल दी है, बिकॉज आपसे जो भी बात हो रही है ना, सब कुछ मैं अपने लाइफ से एनालाइज करता जा रहा हूँ, आइडेंटिफाई करता जा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर। मैं जब 9-10 में था तब मुझे मौका मिला नेशनल ग्रुप सॉन्ग में जाने का, स्कूल की तरफ से गाने का, एंड आई वाज वेरी गुड एट सिंगिंग। अभी आप मुझे इतना नहीं जानती है, लेकिन आप जब मुझे स्टेज में देखेंगी तो आपको सोनू निगम दिखेगा, सुर उतना नहीं है, बट जो मैं मतलब बहुत मस्त कर देता हूँ। अब मैं तो एकदम चाहता हूँ मेरा बेटा सिंगर बने, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं चाहता हूँ। यहाँ बेटा बेटी वाला फर्क नहीं है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन दैट मच ऑफ टैलेंट अभी तक। ही इज ओनली 7 years old, बट स्टिल, लेकिन मैंने अपने बेटे को, वो 2.5 साल का ही है, मैंने अभी से उसको माइक पकड़ाया है और वो गा लेता है, जो कि उसको बोलना ठीक से नहीं आता है, बट वो गा लेता है, गुनगुना लेता है, सुर ताल मिला लेता है। तो अभी जो आप, ये मैंने आपको बीच में, आई एम सो सॉरी, मैं बीच में रोका आपको, कि जो आपने बोला कि जो कार्ल यूंग उन्होंने बोला कि भाई जो एक बच्चे के लिए सबसे टफ यही है कि वो अपने पेरेंट्स का वो बोझ, कि भाई मैं नहीं बन सका, मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए, हाँ ये भी है कि मैं तो नहीं बन सका बिकॉज आई वॉज नॉट गिवन दैट प्लेटफॉर्म बाई whosoever, बट आई सी दैट टैलेंट इन हिम। तो क्या मैं गलत हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो एक एनकरेजमेंट है, राइट। वो आप उसको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो उसको आप एनकरेज कर रहे हैं कि 2.5 साल का है, राइट, कि अगर आपको लगता है कि वो टैलेंट उस पे है, मैं उसको और निखार सकता हूँ, राइट। एक वो है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेशर की। जैसे वो ओपनली वो मस्त गा रहा है, मस्त वो कर रहा है, अपनी खुशी से कर रहा है, क्योंकि वो उसको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बात अलग होती अगर आप उसको फोर्स करते, अगर आप उसको प्रेशर करते, उसको वो दबाव डालते कि नहीं, अगर पसंद नहीं मैं तभी गाओ,
कुछ नहीं है तो फिर भी करो, अरे भाई मैं नहीं बन पाया तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा, एक गायक होना ही पड़ेगा, राइट? मतलब लेकिन आपके उसमें बात अलग है, राइट? उसको मज़ा आता है गाने में, और इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक कि आप उसको वो समझ पा रहे हैं और वो उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं करने के लिए, राइट? और आई होप कि मतलब अगला सोनू निगम या अगला जुबिन गार्ग आपका बेटा अरिजीत बने, सिंह, या अगला अरिजीत जुबिन सिंह। गर्ग बनेगा मेरा बेटा। हाँ, अर्बन बच्चों से मेरा मतलब है जो बच्चे बड़े शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स की लाइफ, और जो गांव के या टाउन्स के बच्चे। अभी जैसे मैं एक टाउन में बड़ा हूँ, तिनसुकिया में। हमने पतंगे बहुत उड़ाई हैं, हमने गिल्ली डंडा, पिट्ठू और बहुत सारे ये वाले गेम्स खेले। हम बहुत गिरे भी, बहुत चोटें भी आई। मेरे जो बच्चे गुवाहाटी में रह रहे हैं, आई डोंट थिंक वो कभी पतंग उड़ा पाएंगे या गिल्ली डंडा या ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रूम के अंदर ही वो सब देख रहे हैं, या एक सेमी अर्बन बच्चे। जी, तो इनकी मानसिकता में, इनके थॉट प्रोसेसेस में क्या फ़र्क होता है? एक बच्चा जो गांव में या टाउन में बड़ा हो रहा है, एक बच्चा जो गुवाहाटी जैसे शहर में बड़ा हो रहा है, या एक बच्चा जो दुबई में या मुंबई में बड़ा हो रहा है, जी, क्या डिफरेंस होता है इनके माइंडसेट में? जी। डिफरेंस तो होता है ज़रूर। जो अर्बन स्पेस का जो बच्चा है, उनकी मुश्किलें अलग हैं, राइट? जैसे हम अब एकेडमिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, वो उनमें ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं। और लेकिन उनको पढ़ाई के लिए एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेशर भी ज़्यादा है उन पे कुछ करने का। उनके माँ बाप ज़्यादा व्यस्त हैं, व्यस्त होने के कारण उनको समय ज़्यादा नहीं दे पाते, राइट? वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो कम होता जा रहा है। या जो अर्बन बच्चे हैं वो मानसिक जो मुश्किलें हैं, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या वो तनाव जो है, जो अकेलापन है, वो ज़्यादा महसूस करते हैं बच्चे। लेकिन एडवांटेज ये है कि जो जागरूकता है वो ज़्यादा है अर्बन स्पेसेस में, और वो जाके वो हेल्प मांग सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन रूरल स्पेस में, गांव में ऐसा है कि अगर वहाँ पे जैसे मुश्किलें अलग हैं, जैसे आर्थिक मुश्किलें ज़्यादा हैं, या अगर हम शिक्षा की बात कहें तब उन पे एक्सपोजर कम है, राइट? या उनके बच्चों को ज़िम्मेदारी जल्दी लेनी पड़ती है, जैसे अगर बच्चा बड़ा हो गया तो छोटे भाई बहनों का ज़िम्मेदारी लेना वो उन पे जल्दी आ जाती है। हाँ, ये सारी मुश्किलें हैं। लेकिन जब मानसिक स्थिति की कोई मुश्किल होती है, प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। मतलब अगर परेशानी है, घबराहट है, या बहुत दुख है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये एक मुश्किल है। अगर वो जागरूकता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या है, तो फिर मदद कैसे मांगेंगे, राइट? वो जाएंगे कैसे? तो वो जो एक्सपोजर है वो थोड़ा उन पे अलग है रूरल बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, दोनों, चाहे अर्बन स्पेस के बच्चे हों या रूरल स्पेस के बच्चे हों, दोनों में मुश्किलें हैं। दोनों की मानसिक स्थिति या वो जो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, दोनों में हैं। लेकिन हम लोगों के लिए समझना ये है कि हम एज पेरेंट्स, हम जो सपोर्ट है, जो मदद है, वो कैसे दे सकते हैं अपने बच्चों को। आज जैसे मैंने जब अपना फर्स्ट पियानो खरीदा था, वो छोटे वाला, आई हैड टू लिटरली क्राई फॉर 3-4 months। मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो। या मैंने जब, मुझे अभी भी याद में, जो फर्स्ट जो छोटी वाली साइकिल खरीदी थी, आई वाज 10 years old एट दैट टाइम, तो उसके लिए मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी थी। तो ये था कि एग्ज़ाम में इतने नंबर आएंगे तो मिलेगा, और वैसा ही होता था। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली। मेरा बेटा या बेटी कुछ भी मांग लेता है। अब तो मैं फिर भी थोड़ा संभल गया हूँ मेरी वाइफ के समझाने के बाद। जी, मेरे मन में क्या आता है कि सी, दिस इज़ नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ शो ऑफ या दिस दैट वट एवर। मेरे मन में ये आता है कि यार, मुझे इतना तकलीफ़ हुआ था, मेरे बेटे को इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सही है या गलत है? मतलब मेरा क्वेश्चन मैं ठीक से आपको ये कर दूँ, और ये मेरे ख्याल से हर एक पेरेंट या हर एक बाप स्पेसिफिकली
जो अपने बच्चों को बेइंतहा, हर एक बाप अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार करता है, उनके लिए भी है कि हम क्या करें, हमें वो चीज़ें एक बार में नहीं मिली, लेकिन हमारे मन में बच्चा मांगने से पहले आता है कि आज मैं तो ऐसा हूँ, मेरी बेटी अगर मुझसे एयरक्राफ्ट मांग लेना तो मैं वो खरीदने में भी जुट जाऊँगा. दिस जी इज़ व्हाट आई थिंक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. जी. आप क्या बोलती हैं, ये सही है या गलत है? देखिए मतलब एक्सट्रीम एक पोजीशन से मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जब भी हम अपने बच्चे को कुछ देते हैं, जैसे पहले कि आपने कहा चीज़ें थोड़ी कंडीशनल थी, प्यार कंडीशनल था, राइट, हमारे ज़माने में, कि मतलब इतने नंबर आएंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी वरना नहीं मिलेगी टाइप ऐसा. लेकिन आजकल वो चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, जैसे कि आपने कहा. तो अगर मैं अपने बच्चे को कुछ दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी वो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि मैं अफोर्ड कर पाता हूँ अपने बच्चे के लिए, तब आप थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए कि क्या ज़रूरत है या नहीं है, राइट. एक मैं समझ सकती हूँ कि वो एक प्यार के नज़रिए से आ रहा है, एक कंफर्ट के नज़रिए से आ रहा है, लेकिन अगर बच्चा आपको 10 खिलौने मांग रहा है तो क्या 10 की ज़रूरत है या 5 से चल जाएगा, यू नो. एक ऑफ कोर्स आप एक प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो प्यार जताने का भी एक थोड़ा सा एक बैलेंस या एक थोड़ा सा कंट्रोल होना भी ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो जब वो बड़ा होगा तब ऐसा होगा कि मतलब मुझे जो भी चाहिए, मुझे जैसे भी है, मतलब मम्मी पापा आप करके दो, तब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट. हम बेसिकली वो डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं अपने बच्चों पे, और अगर वो हम नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स प्यार है, मतलब खिलौना आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए, लेकिन फिर अपने आप से यू नो वो भी एक सवाल करने की ज़रूरत है कि मतलब कितनी हद तक. कमिंग बैक टू द सेम थिंग, राइट, जी कि कितना नहीं. और फिर एक बात और मन में आती है कि आज भगवान के जैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है, और अगर बच्चों को सब कुछ बोले बोले दे दिया तो वो स्ट्रगल करके किसी चीज़ को पाने का जो उसका एक थॉट प्रोसेस है वो रहेगा ही नहीं. जी. उसको फिर क्या पता ऐसा भी लग सकती है कि बस मैं तो बोलूँगा और ये काम हो जाएगा, विच मे नॉट हैपन इन एवरीथिंग. may not आज happen in उसको every नंबर aspect. तो उसको एग्जाम्स में नंबर या कोई भी सिंगिंग कंपटीशन में वो सिर्फ अपने पिताजी के बोले बोले तो नहीं जीत सकता, अनटिल जी अनलेस आई बिकम द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट. ये जी फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि वो बिना मेरिट के वो जीते. जी. सो हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है हम्म. कि कितना प्यार करना चाहिए, लेकिन उसको हम कितना कंफर्ट देना चाहिए या धीरे धीरे देना चाहिए. जी सॉफ्ट पेरेंटिंग, जी. ये क्या होता है? ये अभी मैंने भी ये सुना है. व्हाट इज दिस? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट. सॉफ्ट पेरेंटिंग जो है वो एक फॉर्मल शब्द नहीं है, वो एक मीडिया से निकला हुआ एक शब्द है, Okay. सॉफ्ट पेरेंटिंग. तो सॉफ्ट पेरेंटिंग में क्या है कि पेरेंट अपने बच्चे के साथ जो एम्पथी है, एम्पथी मतलब अंग्रेज़ी में हम जब बोलते हैं लाइक पुटिंग वन सेल्फ इनटू अदर पर्सन शूज़, कि हम बच्चे के नज़रिए को समझ पा रहे हैं और डराना नहीं है, राइट. जब बच्चा रो रहा है, रादर देन सेइंग कि यार मत रो, चुप रहो, मत रो, मतलब ये एक बहुत इंस्टेंट एक हो जाता है Gesture. एक रिस्पॉन्स. हम्म. लेकिन रादर देन सेइंग दैट, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो, जिसके वजह से तुम रो रहे हो, बताओ कि परेशानी क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, यू नो. अगर हम वैसा कुछ रिस्पॉन्स डालें तब हम अपने बच्चे को वो स्पेस दे रहे हैं अपनी भावनाओं के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, और अगर हम वो स्पेस दे रहे हैं तभी आके बच्चे हमसे बात करेंगे. और सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को जो मर्ज़ी वही करने दे रहे हैं, या कोई नियम नहीं है या कोई अनुशासन नहीं है, वो नहीं है. मतलब है वो, लेकिन हम दे रहे हैं वो फ्रीडम, हम दे रहे हैं उनको वो जगह बात करने के लिए, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम भी होना ज़रूरी है. देखिए, सवाल तो आते जाएंगे. मैं यहाँ 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठ के आपसे जी. पूछता जा सकता हूँ, बट आई नो आपने बहुत मुश्किल से ये टाइम हमारे लिए निकाला है हमारे स्टूडियो में आने का. लास्टली मैं आपसे 5 ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा हम्म. जो यंग पेरेंट्स
या ओल्ड पेरेंट्स या जो पेरेंट्स अभी बनने वाले हैं, जी। उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि ये तो करना ही चाहिए? करना ही चाहिए तो नहीं, लेकिन हाँ सजेशन मैं एक ज़रूर एक मैसेज में एक ज़रूर देना चाहूँगी कि एक तो ये कि हमें माँ बाप को एक जनरेशनल जो डिफरेंस है वो जानना या वो मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन बात है कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, बस हो जाता था, बच्चे बड़े हो जाते थे, ये वो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके ज़माने में तो ज़ोमैटो स्विगी भी नहीं था, उबर ओला भी नहीं था, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो पेरेंटिंग स्टाइल भी वैसे बदलेगा, राइट? प्लीज़ समझने की वो कोशिश कीजिए। सेकेंडली, वो बच्चे को वो इमोशनल सेफ्टी देना जो हम बोल रहे थे, भावनात्मक सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, वो देना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चे की बात सुनूं, रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, एडवाइस देने के लिए नहीं, बस सुनूं, समझने के लिए कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चे का भी खुद का अपना नज़रिया होता है। थर्डली, जो हमने डिजिटल एडिक्शन के बारे में बात की, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन के बारे में बात की, अगर हम अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दें कि बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप ऐसा कुछ दे रहे हैं तो प्लीज़ कुछ रूल्स बनाएं घर पे। स्क्रीन टाइम हो, बेडरूम में फ़ोन ना हो, जो आपको सही लगे। और मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये देखें कि एज डज़ नॉट कम विथ मैच्योरिटी। 10 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर हो सकता है, 15 साल का बच्चा भी इमैच्योर हो सकता है। लेकिन क्या सवाल आपको करना है कि क्या मेरा बच्चा मैच्योर है इस उम्र में फ़ोन हैंडल करने के लिए? और आप खुद माँ बाप हैं, आपसे ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, राइट? और लास्टली ये है कि एक बैलेंस बनाए रखें, राइट? दोस्त बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए बच्चे और एक माँ बाप के बीच। जो हम एक वार्मथ के बारे में बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन हाँ, उसके साथ एक डिसिप्लिन और एक अनुशासन भी ज़रूरी है। रितिस्मिता, हमने ये भी मैंने किसी पेरेंट से सुना था, यू डू वेरी ब्यूटीफुल वर्कशॉप्स विथ किड्स पेरेंट्स को। जी। उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए ना। आप स्कूल्स में ही करती हैं या जैसे अपार्टमेंट जहाँ बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स हैं वहाँ भी करती हैं? थोड़ा बताइए ना प्लीज़। सो वर्कशॉप्स जो हैं मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पेरेंट्स से, स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशन से। सो हाँ, मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, बुलिंग, एडोलसेंस। बच्चों के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? उन इश्यूज़, उन मुद्दों में मैं बात करती हूँ, वर्कशॉप्स कराती हूँ। वर्कशॉप्स बहुत इंटरैक्शनल होते हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट अ लेक्चर एंड अ सेमिनार काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स नॉट वन वे, इट्स ऑलवेज टू वे। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है यहाँ। और लाइक प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनके साथ भी मैं बच्चों के लिए लाइक इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, मैं ऐसे वर्कशॉप्स कराती हूँ, इंटरैक्शनल वर्कशॉप्स। एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसी पर, आपने अभी अभी एक बात बोला, हम्म, ये बच्चों को जो स्कूल में बुलिंग होती है, हम्म, छेड़ा जाता है, जी, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा नाटा है, हम्म, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा ये है, हम्म, और बच्चे कभी कभी तो घर पे आके कंप्लेन करते हैं, हम्म, कभी नहीं भी करते हैं। जी। तो हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इन केसेस में? भाई एक तो है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो अंदर अंदर घुटता रहेगा। जी। तो थोड़ा सजेस्ट कीजिए ना, इसको कैसे टैकल करना चाहिए इस सिचुएशन को? देखिए, जब अगर आपको बच्चा ना भी आके बोले कि आपको पता नहीं है कि बच्चे के साथ से स्कूल पे बुलिंग हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम या सिम्टम आपको ज़रूर दिखेगा। विड्रॉल सिम्टम, या जो उसका जो डेली बिहेवियर है कुछ अलग, खाना कम खाना, नींद ना पूरी होना, कुछ कुछ तो आपको सिम्टम दिखेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है, तब प्लीज़ आप ख़ुद जाके बच्चे से बात कीजिए, राइट? उनसे पूछिए। और अगर ऐसा हो कि बच्चे सच में आपको कुछ नहीं बोल
नहीं बोल पा रहा है आपको, तो आप स्कूल में जाके आप टीचर से बात कीजिए। पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ बुलिंग ही हो रहा है या कुछ और ही चल रहा है, राइट? सो बात करने से ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो यू आर सजेस्टिंग कि स्कूल में जाके टीचर से बात करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तब भी अगर, क्योंकि बच्चे हैं, हर वक्त टीचर भी बच्चों को अपने नज़र में नहीं रख सकता है। अब जी। बच्चे अगर डराएं कि तुम टीचर को बोल दिया तो हुँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी, मैं एक तो वो एंगल है टीचर के पास जाना या बच्चों के पेरेंट्स से मिलना या जी, जी। अपने बच्चे को हम क्या इनपुट देते रहें कि उसका स्टेट ऑफ माइंड हुँ, वो हो चुका है या आगे भी हो सकता है या हुँ, रुक भी सकता है, जी, बट स्टिल हमें अपने बच्चों को क्या उस समय एडवाइस या सजेशन या इनपुट देना चाहिए? जी। एक तो ये कि खुद भी ना बुली करे किसी को, राइट? बुलिंग होता क्या है? बुलिंग की असर क्या हो सकता है? बुलिंग किस फॉर्म में हो सकता है? बच्चे को समझाए एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। दूसरा, बच्चे को एक्चुअली जब वो आप समझाएंगे कि बुलिंग का ऐसा ऐसा असर हो सकता है, मतलब ज़िंदगी भर तक लोग का वो एकदम पूरे अपने लाइफ लॉन्ग विकास के लिए वो एक असर पड़ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें समझे एक बच्चा, राइट, तो वो वैसे भी उसको वो मैसेज मिल ही जाएगा कि मुझे बुलिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर बुलिंग हो आपके साथ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टैंड अप टू द बुली, राइट? अगर आपको कोई बुली कर रहा है, आप मना करें, स्टैंड अप टू दैट पर्सन और कहें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और फिर भी ना वो माने, तो प्लीज़ आप बच्चे को समझाएं कि आप जाके, आप अथॉरिटी, मैनेजमेंट, टीचर हो या कोई भी हो, और आजकल स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनसे बात करें। ना हो तो अपने माँ बाप से आके बात करें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्मिता, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। एंड बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, मुझे इस सेशन का बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड मैं ये बात 100% जानता हूँ कि मेरे जैसे करोड़ों पेरेंट्स जो भी ये सेशन देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिए। विल डेफिनेटली सीक हर गाइडेंस एंड गेट बैक टू यू। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इनसे डायरेक्टली जाके इनके चैम्बर में या इनसे मिल सकते हैं। एंड इसी के साथ विल कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल एपिसोड। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, 4th स्टेप को फॉलो कीजिए। मैं विकास गोयनका आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।